नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं नवजीवन टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे बिलासपुर और कोरबा के प्रमुख मुद्दों की और उठाएंगे इन शहरों के आज के जो बड़े मुद्दे और जानेंगे कि जमीन पर इनकी हकीकत क्या है। चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। सबसे पहले हम बात करेंगे बिलासपुर की, जहां फूड सेफ्टी नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर एक प्रमुख शहर है, एक बड़ी आबादी बस्ती है और यहां पे फूड सेफ्टी नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एफएसएसएआई की गाइडलाइन का धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। नकली मावे से बनी मिलावटी मिठाइयां बेखौफ बेची जा रही हैं। 90% दुकानदार दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। आधों को तो जानकारी नहीं है और आधे जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं अपने निजी फायदे के लिए। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की जांच केवल खाना पूर्ति बनकर रह गई है। अब इस मामले में अतिरिक्त कलेक्टर का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। इसमें देखो, ये मिठाई खाद्य पदार्थ जो स्थानीय रूप से जो तैयार होते हैं उसमें जो डेट वगैरह लिखने का ऐसा कुछ लगा नहीं, पैकेट रहता नहीं है। जो फैक्ट्री में जो खाद्य पदार्थ जो तैयार होते हैं डिब्बा बंद या पैकेट में बंद रहते हैं, उसमें निर्माण की तिथि और एक्सपायरी डेट उसमें लिखा रहता है। हाँ, निश्चित रूप से जाएगी। हमको निर्देश दिया गया है कि बड़े जो होटल है या मिठाई निर्माण करने वाले लोग हैं उनके भी इस संस्थानों की जांच किया जाए। तो आपने सुना अतिरिक्त कलेक्टर को। जाहिर तौर पर औपचारिक बातें उनके द्वारा कही जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन्हें जमीन पर रेगुलराइज कराया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि एफएसएसएआई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि मिठाइयों की एक्सपायरी लिखी होनी चाहिए। उन्हें किस तरह से बनाया जा रहा है, किस तरह से बेचा जा रहा है, इसको मॉनिटर करने का काम खाद्य विभाग का है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसको लेकर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं और विस्तार से जानेंगे। हमारे सहयोगी उपेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, त्योहार का समय है, जाहिर तौर पर हम देखते हैं कि खाद्य विभाग नींद से उठता है, कुछ दुकानों पर जाके छापेमारी होती है, कहीं कुछ पकड़ाता है तो उस पर कार्रवाई होती है, उसके बाद फिर से खाद्य विभाग सुस्त बैठ जाता है। अब शुरुआती जांच में ही इस तरह के हालात निकलकर सामने आ रहे हैं, जहां बाजारों में मिलावट हो रही है। क्या हालात है वहां पर? आपने खुद वहां पर जाके व्यक्तिगत रूप से क्या कुछ देखा? चलिए, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। जब तक हम उपेंद्र से जुड़ते हैं, हम आपको कुछ जरूरी तकनीकी जानकारी आपको बता देते हैं। इससे पहले तक जो गाइडलाइंस थी मिठाइयों को लेकर वो उतनी स्ट्रिक्ट नहीं थी, लेकिन एफएसएसएआई ने पूरे देश में जितने भी मिठाई विक्रेता हैं उनको लेकर स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जारी की है कि मिठाइयां जब से बनाई जा रही है उनकी एक्सपायरी रेंज क्या है, उन्हें स्पष्ट रूप से प्राइस के साथ मेंशन करना होता है। लेकिन बिलासपुर में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। मिठाई विक्रेता मनमाने तरीके से मिठाइयां बेच रहे हैं, उनके ऊपर कोई एक्सपायरी नहीं लिखी होती। खासतौर से स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि स्वच्छ वातावरण में मिठाई बनाई जाए और जब आप उसे बेच भी रहे हैं तो वो भी कवर्ड होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिलासपुर में देखने को नहीं मिल रहा है। और खासतौर से त्योहार के समय में इस तरह की जो मिलावट है और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मार्केट में मिठाइयों की डिमांड बढ़ती है और डिमांड को पूरा करने के लिए जो मिलावटखोरी करने वाले लोग हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और बड़ी बड़ी संख्या में जो है मिलावट का ये धंधा चल पड़ता है। खासतौर से इस ऐसे समय में खाद्य विभाग जो सक्रिय होता है, कार्रवाई जरूर करता है, लेकिन रेगुलराइज भी किया जाए। चंद दुकानों पर कार्रवाई करने से स्थिति नहीं सुधरने वाली। ये बिलासपुर इसका ताज़ा उदाहरण है, जहां पर मिठाइयों को लेकर कोई भी गंभीरता, मिठाइयों को जो बेचा जा रहा है या नमकीन बेचे जा रहे हैं, जो विक्रेता हैं वो इन गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं और सीधे तौर पर इससे जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो जाहिर तौर पर एक सवाल यह भी उठता है कि स्थानीय प्रशासन लगातार सक्रिय क्यों नहीं रहता, रेगुलर मॉनिटरिंग क्यों नहीं की जाती, जिसके चलते इस तरह के हालात बनते हैं। और ये जो अमानक मिठाइयां धड़ल्ले से बनाई जा रही है, इनको लेकर कानूनी तौर पर कितनी कड़ी कार्रवाई होती है, ये भी अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि अभी बहुत सी ऐसी घटनाएं अलग अलग शहरों से खासतौर से दिवाली के त्योहार के समय निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर बड़ी संख्या में मिलावटी मावा जो है पकड़ा रहा है और कार्रवाई के नाम पर इन्हें जब्त कर लिया जाता है, लेकिन इसके बाद किसके द्वारा ये मावा बनाया गया और किसको खपाया जाना था, इन चीज़ों को लेकर उतनी एक्टिवनेस प्रशासन में दिखाई नहीं देती। और जिन दुकानों पर कार्रवाई होती भी है वो भी नाम मात्र की कार्रवाई बन के रह जाती है
और वापस से फिर वही व्यवस्था शुरू हो जाती है। चलिए, उपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उपेंद्र से जानेंगे। उपेंद्र, बिलासपुर में धड़ल्ले से अमानक स्तर की मिठाइयां बिक रही हैं और ये प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है, कैसे? जी हाँ, बिल्कुल यही तो सवाल उठता है कि जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है, क्योंकि लगातार जिला प्रशासन के अधिकारी जो है बैठक लेकर निर्देश देते हैं कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है इस पर कार्रवाई करे और जांच करे सभी दुकानों की। इस बार तो ये भी कहा गया था कि पिछली बार आरोप थे कि छोटी दुकानों पे कार्रवाई करके जो है वो खाना पूर्ति कर लेते, इस बार सभी बड़ी दुकानों पर भी जांच होगी। इसको लेकर के एडीएम से भी हमारी चर्चा हुई। एडीएम आर.ए. कुरुवंशी ने भी इस तरह के जो है हमारे से बातचीत करी और उन्होंने ये कहा कि बिलासपुर जिले में इस बार बड़ी दुकानों में भी जांच की जाएगी, क्योंकि बात लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, इसलिए ध्यान देना पड़ता है, जरूरी है। त्योहारों के सीजन में जो करोड़ों की कमाई करने वाले मिठाई संचालक क्यों अमानक मिठाइयां भी बेचते हैं, इसकी जांच जो है होना बहुत जरूरी होती है। उपेंद्र, ये समझना चाहूंगा, उपेंद्र आपसे ये समझना चाहूंगा, अभी आपने कहा बड़े दुकानों की जांच हो गई, छोटी दुकानों की जांच क्यों नहीं होगी? क्या इनके पास इतनी बड़ी टीम नहीं है कि इन तमाम दुकानों की ये खुद जांच कर सके तय समय में? गया दीपावली त्योहार था और अन्य त्योहार जो पिछली बार के गए थे, उस समय छोटी दुकानों में खाना पूर्ति की गई थी। इस बार अधिकारी खुद कह रहे थे कि बड़ी दुकानों में भी कार्रवाई होगी, छोटी दुकानों में भी तो लगातार होगी ही, लेकिन बड़े जो कारोबार करने वाले हैं उन पर भी कार्रवाई होगी और उनकी भी जांच जो है पहले की जाएगी। जी उपेंद्र, स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, अगर आप प्राइमरी तौर पर पहली बार उल्लंघन करते पाए जाते हैं, दूसरी बार उल्लंघन करते पाए जाते हैं, तो पहली बार में आपको वार्निंग दी जाती है और दंडात्मक कार्रवाई के नाम पर आप पर पेनल्टी लगाई जाती है। दूसरी बार में भी यही कार्रवाई रहती है, लेकिन तीसरी बार में लाइसेंस निरस्त कर दिया जाता है। क्या इन गाइडलाइंस का पालन हो रहा है? नहीं सर, यही चीज तो दिक्कत की बात है। सबसे बड़ी बात जिला प्रशासन को यही समझना चाहिए कि जो जैसी गाइडलाइन है, जैसी गाइडलाइन का पालन किया जाना तो वो पालन हो नहीं पा रहा है। और साथ ही स्ट्रिक्ट जो रूल्स रेगुलेशन कलेक्टर के द्वारा बैठक लेकर दिए गए थे, जो एडीएम जो अधिकारी हैं वो भी इसको लेकर के कह रहे हैं। एसडीएम की टीम बनाई गई है, एसडीएम और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम बनाई गई है जो कि जांच कर रही है, लेकिन वो कहाँ नजर आ रही है? ग्राउंड रिपोर्ट में हमको नजर नहीं आ रही है, ना ही जनता भी ये चीज जानना चाह रही है कि जब वो सैंपलिंग भी की जाती है, वो सैंपलिंग की रिपोर्ट भी काफी लंबे समय तक नहीं आती है और लोग जो है बीमार पड़ते हैं, ऐसी स्थिति बनी रहती है। लेकिन ये रूल्स का पालन जो है क्यों नहीं हो पा रहा है, ये समझ से परे है। निश्चित रूप से ये बड़ा सवाल है जो आपने सैंपलिंग का मुद्दा उठाया। जनता की जानकारी में हम लाना चाहते हैं कि बहुत ही सीमित संख्या में ऐसे लैब्स है जो इन सैंपल्स की जांच करते हैं। अब त्योहार के समय में बड़ी संख्या में सैंपल पहुंच तो जाते हैं, लेकिन जब सैंपल्स के नतीजे निकलकर सामने आते हैं त्योहार ही गुजर जाता है। उपेंद्र, आपसे ये जानना चाहूंगा, 90% दुकानों में इस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं। विस्तार से जानना चाहूंगा कि आपने जब ग्राउंड जीरो में जाके देखा तो किस तरह की गफलतें देखने को मिली? गंदगी को लेकर, पैकेजिंग को लेकर, एक्सपायरी डेट को लेकर किस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं ताकि जनता इन चीजों का ध्यान रखे। अब फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट कब पहुंचेगा उस दुकान पर पता नहीं, लेकिन जनता को तो जागरूक रहना ही चाहिए। जी, आप सही कह रहे हैं, जनता को जागरूक रहना चाहिए। हमने खुद देखा ग्राउंड रिपोर्ट में, जब हम गए ग्राउंड में और कुछ मिठाई दुकानों में देखा तो एक्सपायरी डेट तो पहले नहीं थी और साफ सफाई का ध्यान भी नहीं रखा जा रहा था, क्योंकि उन पर कोई लगाम नहीं है, ना उनको कोई ऐसा लगता है कि रूल्स और रेगुलेशन का पालन करना है। जिस तरह की चीजें हमारे को नजर आई इस साल तो और इतनी बुरी स्थिति है कि विभाग के अधिकारी तक बात करना नहीं चाहते, ना इस बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। और ये चीजें समझ में आ रही है कि बड़े अधिकारी जो है इन पर कैसे मतलब जो निर्देश देते हैं उसका पालन क्यों नहीं अधिकारी कर पाते। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो इसकी जिम्मेदारी वाला डिपार्टमेंट है, साल भर सैंपलिंग होती है और सैंपलिंग की जिस तरह से आपने कहा कि सैंपलिंग की जो रिपोर्ट आती है वो जब तक त्योहार गुजर जाता है, ऐसी स्थिति बनी हुई है, लगातार ऐसी स्थिति बनी रही है। और इस बार हम दीपावली जैसे बड़े त्योहार में भी ये चीज जो देख रहे हैं कि अभी तो सैंपलिंग जैसी बात ही नहीं निकल के आई कि कहीं से कहीं सैंपल कलेक्ट किया गया हो या उसको रायपुर जांच करने के लिए भेजा गया हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं अब तक दिख रही है। पहले एक बस भी बनी थी, एक वाहन था जिसमें जांच किया जाता था, वो वाहन का भी अता पता इस बार नजर नहीं आ रहा है। लगातार ये देखा जा रहा है कि लोगों के स्वास्थ्य से जो खिलवाड़ करने का काम जो है इस बार बिलासपुर जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और मेरे को इसमें कोई गुरेज नहीं है कि लोगों को भी अवेयरनेस रहने की जरूरत है और ध्यान दें कि दीपावली त्योहार में ध्यान से मिठाइयां या अन्य पदार्थ खरीदे जाएं। उपेंद्र, एक आखिरी सवाल लूंगा आपसे। बिलासपुर इतना बड़ा शहर नहीं है, अगर सिर्फ मिठाइयों की दुकानों की अगर बात हो रही है तो क्या खाद्य विभाग के अधिकारी जो है इन चीज़ों को लेकर एक्टिव हैं, इन अ सेंस कि उन्हें इन गाइडलाइंस की पूरी जानकारी है, इस तरह से वो काम कर रहे हैं? क्योंकि अगर बात ये निकलकर सामने आ रही कि 90% दुकानों में इस तरह की गड़बड़ियां हैं तो सीधा सवाल खाद्य विभाग पर उठता है कि आप कर क्या रहे हैं?
जी हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब सर हम आपको बता दें कि बिलासपुर छोटा शहर नहीं है, बिलासपुर स्मार्ट सिटी है और न्यायधानी है, छत्तीसगढ़ का कोर्ट है। लगातार जो भी चीजें नजर आती हैं अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, उसको संज्ञान लिया जाता है और लगातार कार्रवाइयां जो है उसी पे ही अधिकारी करते हैं, ऐसा लगता है मुझको। और फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस साल जो है इतनी हीला वाली क्यों की जा रही है। इस सरकार एक्टिव है, प्रदेश सरकार ने लगातार उसको निर्देश दिए हैं कि लोगों के स्वास्थ्य खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और साथ ही कोर्ट भी है लगातार इस चीजों को संज्ञान लेते हुए कार्रवाई कर रहा है। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि बिलासपुर जिला प्रशासन के रूप से जो अधिकारियों के निर्देश है, जो आदेश है, वो क्यों पालन नहीं कर रहा है विभाग। जी बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र जानकारी के लिए। तो जनता से यही अपील है कि त्योहारों के समय में अगर आप मिठाइयाँ खरीद रहे हैं तो उन्हीं दुकानों से खरीदिए जो नियमों का पालन कर रहे हैं, जो अपने मिठाई के ऊपर एक्सपायरी डेट्स प्रॉपर मेंशन कर रहे हैं, जिनकी दुकानों में आपको साफ सफाई नजर आती है, कुल मिलाकर जिन पर आप विश्वास करते हैं। बिलासपुर में बिक रही अमानक मिठाइयाँ ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसको लेकर अब जनता को भी जागरूक रहना होगा। चलिए तो हम बात करते हैं बिलासपुर की, अब बात करेंगे कोरबा की। यहां पर अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब जो बना वो 1.5 महीने के अंदर ही धराशायी हो गया। तो ये हालात है छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में। लाखों की लागत से बना अमृत सरोवर एक ही बारिश में धुल गया। कोरबा वन मंडल के वन परिक्षेत्र पसरखेत के अंतर्गत आने वाले ग्राम सोलवा में बना ये तालाब, जिसकी एक कहानी है। अमृत सरोवर योजना के तहत बना ये तालाब तहस नहस हो चुका है। 65 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण कार्य किया गया, लेकिन महज 1.5 महीने के अंदर ही ये तालाब धराशायी हो गया। पानी की निकासी के लिए बनाई गई नहर भी पूरी तरीके से टूटकर बर्बाद हो गई, जैसा कि इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। अमृत सरोवर योजना का सारा पैसा कुल मिलाकर कहे तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। ग्राम पंचायत सोलवा में अमृत सरोवर, नरेंद्र मोदी जी की महत्वपूर्ण योजना है अमृत सरोवर योजना। उसके तहत एक 100 मीटर का तालाब बनाया गया था 65 लाख रुपए की लागत से, जो 20/9/2023 को बारिश में बह गया था। जिसकी शिकायत मैंने की थी, उस टाइम वहाँ पे मिट्टी को लोग करके बना के उसको काम चलाऊ बना दिए थे। उसका फिर अभी वो बह गया है। उसके अभी जिले के वन मंडल अधिकारी और किसी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि अत्यंत निंदनीय है। मैं इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखकर अवश्य करूंगा। और विष्णुदेव जी की सरकार में, सुशासन की सरकार में, विष्णु का सुशासन है छत्तीसगढ़ में, इस तरह के भ्रष्टाचार करने वाले ठेकेदार और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करूंगा। तो ये हालात है केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक, ताकि पानी का संरक्षण हो सके और ये पानी आम जनता को सुलभ हो सके, जो आम जनता की ज़रूरत के लिए, सिंचाई के लिए इस्तेमाल हो सके। लेकिन ये हालात है 65 लाख में अमृत सरोवर जो बन के तैयार हुआ वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। 1.5 महीने में इस तरह के हालात जो है देखने को मिल रहे हैं। ये आपको बता दिए वन परिक्षेत्र परसखेत के अंदर आने वाला सोलवा गाँव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमृत सरोवर केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना के तहत ये सरोवर जो है जिसका निर्माण किया गया था, लेकिन जाहिर तौर पर पैसों को लेकर जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, जो साफ नजर आ रहा है। और विस्तार से समझेंगे हमारे सहयोगी चंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र कुमार, सोलवा का 65 लाख का अमृत सरोवर जिसके आज ये हाल है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है? अभिषेक, मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला को अगर भ्रष्ट कोरबा का कोई गलत नहीं होगा। यहाँ पे देखा जा रहा है कि पसरखेत वन परिक्षेत्र के अंदर जो है सरोवर जो बनाया गया था, अमृत सरोवर जो बनाया गया था, मुख्य प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना को, लेकिन यहाँ पे वन परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा जो है 65 लाख रुपए का जो है 100 मीटर की दूरी तक बनाया जाने वाला सरोवर को महज 1.5 से 2 महीने में ही धराशायी हो गया। निश्चित तौर पे यहाँ पे जो है वन परिक्षेत्र और ठेकेदार की मिली भगत से ये सरोवर जो है पूरी तरह से अब नदी नाले के रूप में तब्दील हो गई। वहां पे अब एक बूंद पानी नहीं है। निश्चित तौर पे पहली ही बारिश में जो है टर्फ बांध जो है टूट गई थी। उसको रोकने के लिए जो है मिट्टी के कटाव को बचाने के लिए पहले तो पन्नी वन्नी लगा करके, त्रिपाल लगा करके उसको रोकने का प्रयास किया था। लेकिन कुछ 2023 से ये पूरा घटनाक्रम है। 2023 की जो बारिश थी उसमें, अभी 2024 की जो बारिश में अब पूरी तरह से सरोवर जो है पूरी तरह से नाला के रूप में तब्दील हो चुकी है। अब कुछ सरोवर में एक बूंद अभी पानी नहीं है।
नरेंद्र मोदी की जो महत्वाकांक्षी योजना है अमृत सरोवर, वो पूरी तरह भ्रष्टाचार की बलि यहाँ पे कोरबा में प्रशिक्षित वन परिक्षेत्र में देखने को मिल रही है। हमने इस विषय में वन मंडल अधिकारी कोरबा से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे 2 से 3 बार उनके कार्यालय गए, लेकिन कार्यालय में उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। जी अक्षय। चंद्र कुमार, जब इस अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा था तब निर्माण के दौरान, क्योंकि ये स्टैंडर्ड पॉलिसी है और इस प्रशासन को निर्देश भी है कि जो अमाउंट रिलीज किया जाता है निर्माण के लिए वो क्वालिटी चेक करने के बाद किया जाता है, तो क्या ये इन नॉर्म्स का पालन हुआ, या फिर ये कह सकते हैं कि जो निर्माण करने वाला ठेकेदार था और उसमें शामिल जो इंस्पेक्शन इंजीनियर थे वो सभी इस पूरे भ्रष्टाचार में शामिल हो सकते हैं? देखिए क्या है, मैं बताना चाहूंगा अभिषेक कि जितना भ्रष्टाचार वन मंडल में जो होता है, मैं कहता हूँ उससे कहीं ज्यादा और कहीं नहीं होता है। वन जितने भी कार्य अगर हैं, अगर उसमें देखा जाए तो उनके पास तकनीकी विशेषज्ञ तो होते नहीं है, लेकिन उनका जो रेंजर होते हैं उनके माध्यम से सारा काम जो है करवाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये वन मंडल की जो है बहुत बड़ी लापरवाही है कि जो उनके पास तकनीकी विशेषज्ञ नहीं होने के बावजूद भी बड़े बड़े जलाशय को बनाने का जो है ठेका जो है रेंजर के माध्यम से होता है, और ठेकेदार और रेंजर मिल के ही इन पूरे भ्रष्टाचार को अंजाम देते हैं। जी अभिषेक। चंद्र कुमार, एक आखिरी सवाल लूंगा आपसे, क्या प्रमुख तकनीकी खामियां प्राथमिक तौर पर इस अमृत सरोवर में देखने को मिल रही है टूटने के बाद? जी मैं बताना चाहूंगा अभिषेक कि अभी भी वहां पे वन मंडल अधिकारी के द्वारा जो है कोई भी सर्वे अभी तक जाके नहीं देखा गया है कि एक्चुअल में कहानी क्या है, क्यों टूटी है, टूटने का प्रमुख कारण क्या है। लेकिन इनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। इनको सभी जो अधिकारी हैं इनको सब अपने कमीशन से मतलब रहता है। और जहां तक मेरे को जानकारी मिली है सूत्रों से कि ठेकेदार का पूरा 65 लाख रुपए जो है बिल पास हो चुका है, जबकि इन ठेकेदार का जो है 3 साल का केयर टेकर होता है। ठेकेदार उस सरोवर को 3 साल तक के लिए मेंटेनेंस उनका जिम्मेदारी बनती है, लेकिन यहाँ पे अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार की पूर्ण राशि जो है आहरण की जा चुकी है। जी अभिषेक। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र कुमार जानकारी के लिए। तो ये हालात है, पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ, विभागीय स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, ठेकेदार साहब पैसे लेके जा चुके हैं, और ये हालात है सोलवा के इस अमृत सरोवर की जो पूरी तरीके से टूट चुका है। जनता के पैसों की पूरी तरह से कह सकते हैं बर्बादी यहाँ पर हुई है। अलग अलग स्तर पर भ्रष्टाचार के चलते इस तरह के हालात बनते हैं जहाँ अब आम लोग पानी के लिए परेशान होते नजर आएंगे। एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के तहत अमृत सरोवर जो बनाया जाता है उसको लेकर टेक्निकल इंस्पेक्शन हुआ कि नहीं, ठेकेदार ने कहाँ गफलतें की, अगर गफलत की गई तो उसको लेकर सवाल तब क्यों नहीं उठाए गए, विभाग ने इंस्पेक्शन क्यों नहीं किया, और अगर खामियां थी तो बिल कैसे पास हो गया। ये बहुत सारे सवाल ये तालाब हमसे, अमृत सरोवर हमसे पूछ रहा है। चलिए अब एक और मुद्दे की बात करते हैं। जैसे हालात अमृत सरोवर की है, कुछ ऐसे ही हालात शिक्षा व्यवस्था की भी नजर आ रही है। कोरबा में सरकारी स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। वे अधिकारियों को इस स्कूल की जानकारी ही नहीं है। जी हाँ, ये बड़ा सवाल है, आखिर बच्चे कैसे चले स्कूल। कोरबा जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ट्रांसपोर्ट नगर वार्ड में प्राथमिक शाला गिरवा घाट है जो अपने अस्तित्व को खोता नजर आ रहा है। जी हाँ, स्कूल में बच्चों की संख्या 103 है, लेकिन स्कूल तक जाने की पहुंच मार्ग ही नहीं है। मतलब ये स्कूल अपने आप में एक तरह का टापू है। स्कूल में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव का भी काम होता है, लेकिन अधिकारियों को ये नहीं पता कि आखिर स्कूल है कहाँ। अब ऐसे में वहां के शिक्षकों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। आज हम पहुंचे हैं कोरबा मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर शासकीय प्राथमिक शाला गेवरा घाट पे। यहाँ पे 105 के आसपास दर्ज संख्या है बच्चों की, और यहाँ की जो व्यवस्था है काफी लचर है। अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, बढ़िया सिस्टमेटिक ढंग से बैठा के खाना खिला रहे हैं। नो डाउट इसके लिए बेहतर है। खाने में बुधवार का जो मेन्यू है उसको छोड़ करके आज जो है सिर्फ छोले खिलाया जा रहा है, छोले और चावल। और यहाँ पे मैडम है, हम उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ पे जो गंदगी पसरी हुई है, क्या उस पानी को क्या खुद वो पीती हैं? मैम आपका नाम क्या है? मैम ये जो पानी टंकी है स्कूल पर जो बच्चे लोग पीते हैं, क्या उसको आप खुद पीते हैं? पीते हूँ सर। कब पिए हैं? आज ही तो पी। नहीं, हमने तो कुछ दिन पहले भी आए थे, विजिट किए थे, तब बोले थे कि मैं घर से पानी लेकर आती।
मैं गरम पीती हूँ, इसलिए बच्चे लोगों को उतना प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है सर अभी। किसी को पी रहे हैं तो किसी को बुखार या किसी को डायरिया वगैरह तो नहीं है। मतलब आप बच्चों का तबीयत खराब होने का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, अब इंतजार नहीं कर रही हूँ। अभी तो गर्मी में तो करवाए थे, अभी बरसात के बाद में नहीं हो पाया है। अब बरसात मतलब मानते हैं गंदा है टंकी? कुछ एकदम ज्यादा गंदा नहीं है सर। गंदा है कि नहीं? नहीं है गंदा। अच्छा, स्कूल की बात अलग है, बच्चों के भविष्य की बात अलग है। जो परिजन जो है आपके भरोसे में 103, 105 बच्चों को आपके भरोसे में छोड़कर गए हैं, शासन के भरोसे में छोड़कर जाते हैं, जो कुछ ज्यादा समय स्कूल में व्यतीत करते हैं, मतलब उनके लिए वो मायने नहीं रखते हैं। नहीं तो टंकी खाली हो जाता है तो हम लोग पूरा एक बार पानी निकलवा ही देते हैं इसको। निश्चित तौर पर बच्चे जो है मजबूर हैं गंदा पानी पीने के लिए, और मैडम एक्का जो है उनकी तबीयत खराब होने का इंतजार कर रही है। उनका कहना है कि बच्चे का तबीयत खराब नहीं हुआ है, वो पानी को पीते हैं। तो क्या मैडम एक्का जो है खुद उस पानी को पीती हैं? निश्चित तौर पर नहीं पीती होंगी। बच्चे पीने के लिए मजबूर है क्योंकि यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। अगर हम यहाँ के बाथरूम की भी बात करें तो बाथरूम भी पूरी तरह से गंदा है। मैडम पता नहीं उसको साफ सफाई करवाती कि नहीं करवाती, इसके ऊपर है भी कि नहीं है, ये सब देखने वाली बात है। आज चलिए, तो आपने देखी हमारे सहयोगी चंद्र कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट, उससे और विस्तार से चर्चा भी कर लेते हैं। चंद्र कुमार, गंदा टीचर के हिसाब से थोड़ा है, फिर वो बोलती है नहीं है, आपने कहा गंदा है। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, क्योंकि जो हाइजीन का इशू है वो प्रशासन स्तर पर तय होता है कि क्या साफ है और क्या गंदा है। तो आपने वहां पर क्या स्थिति देखी? क्योंकि जिस तरह से टीचर ने जवाब दिया, मुझे लगता नहीं है कि वो इन मुद्दों को लेकर ज्यादा गंभीर है। जी अभिषेक, मैं बताना चाहूंगा कि शासकीय प्राथमिक शाला गेरवा घाट जब हम स्कूल के दौरे पे पहुंचे और वहां पे देखे कि बच्चे जो है पानी पी रहे हैं, तो पानी का सिंटेक्स तो हम ऊपरी ढक्कन जब खोल कर देखे तो अंदर में पूरी गंदगी की पूरी परत जो है जमी हुई थी। इसीलिए हमने मैडम से पूछा क्या आप इसमें का पानी पीती हैं? निश्चित तौर पे मैडम जो झूठ बोलती है वो पानी उसमें का नहीं पीती है, लेकिन हाँ यह है कि सफाई की अगर बात करें सिंटेक्स की, तो सफाई तो अभी तक हुई नहीं है, ऐसा हमें बिल्कुल देखने के बाद प्रतीत हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं जो है एक्का मैडम का कहना है कि हम सफाई कराते हैं, लेकिन सफाई के नाम पे कुछ नहीं था। बच्चे उसी पानी को पी रहे हैं और भगवान भरोसे वो अच्छी बात है कि बच्चों का तबीयत खराब नहीं हो रहा है। लेकिन आप देखे सुने ये बात को कि मतलब वो इंतजार कर रही है कि बच्चों का तबीयत खराब हो। और ये हमारा जो है मैडम एक्का जो है शासकीय प्राथमिक शाला गेरवा घाट में 10 वर्षों से पदस्थ है, लेकिन कभी भी नहीं लगा कि वो इन बच्चों के प्रति जो है संवेदनशील रही है। सिर्फ वो अपना सैलरी, जब हमने पहली बार वहां विजिट किया था तो उनके जो टेबल थे, टेबल में भी पूरी तरह से मैल जमा हुआ था, टेबल भी उनकी साफ सफाई नहीं थी। तो इससे बिल्कुल कहा जा सकता है कि मैडम एक्का जो है स्कूल के प्रति और अपने बच्चों के प्रति कोई खास लगाव नहीं रखती है। उनको सिर्फ अपने स्कूल में समय पहुंचना है और अपनी सैलरी से मतलब है। कौन बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बस उनको सिर्फ अपनी सैलरी से ही मतलब है। जी अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र कुमार। तो ये हालात हैं, पीने का पानी खराब है और शौचालय भी खराब है, स्थिति इस तरह की है। देखिए, सफाई जो है सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, एक संस्कार है। कॉलेज का अगर बच्चा कॉलेज में अगर गंदा पानी मिलता है पीने के लिए, या फिर टॉयलेट गंदा होता है, तो वो शिकायत कर सकता है। ये बच्चे अभी अबोध हैं, ये हाइजीन का स्टैंडर्ड नहीं जानते इस वक्त, और जिस तरह के हालात टीचर के हैं वो तो स्पष्ट हो जाता है कि बच्चों को जानकारी नहीं है। इसी में बड़ों की जिम्मेदारी होती है, टीचर्स की जिम्मेदारी होती है कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि बच्चों को साफ पानी मिले, साफ वातावरण में पढ़ाई करें, जो खाना वो खा रहे हैं वो भी साफ हो, और जहां वो शौच कर रहे हैं वो जगह भी साफ हो। ये ध्यान रखने का काम टीचर्स का है, क्योंकि आज ये बच्चे सफाई के बारे में सीखेंगे, जो जब वो बड़े होंगे अपने बच्चों को भी सिखाएंगे, अपने आसपास की चीजों को भी साफ रखेंगे। इसलिए हाइजीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट मुद्दे हम आप तक लाते रहेंगे। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।